की शुरुआत एक यंग लड़की से होती है जो एक हाई अपार्टमेंट में अकेली रहती है। यहाँ के फ्लैट्स में हाईटेक डिजिटल लॉक्स लगे होते हैं जिन्हें एक्सेस कार्ड या नंबर पंच करके खोला जाता है। लड़की अपने फ्लैट का लॉक खोलकर जैसे ही अंदर जाती है, अचानक पावर कट हो जाता है। पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। वो टॉर्च ऑन करके धीरे धीरे आगे बढ़ती है और नोटिस करती है कि उसका कपबोर्ड खुला हुआ है। उसे तुरंत शक होता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। डरते डरते वो धीरे से कपबोर्ड का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तभी अचानक उसकी पीठ के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ अचानक बंद हो जाती है, जैसे किसी ने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया हो। तभी बाहर लगे डिजिटल लॉक का डिस्प्ले ब्लिंक करने लगता है और अंदर से किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज़ आती है। अगले ही पल स्क्रीन पर मूवी का टाइटल डोर लॉक फ्लैश होता है और कहानी शुरू होती है। कुछ दिन बाद मिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सो रही होती है। और दोस्तों, यही है इस मूवी की हीरोइन। उसके साथ एक आदमी भी सो रहा होता है जो शायद उसका बॉयफ्रेंड है। उसकी वॉच का अलार्म बजता है जिससे वो उठता है, तैयार होता है और घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद मिन भी उठती है और रोज की तरह ऑफिस के लिए तैयार होती है, लेकिन आज वो थोड़ी थकी हुई दिखती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, नोटिस करती है कि उसके डोर लॉक का कवर खुला हुआ है और नंबर पैड पर अजीब सी गंदगी लगी हुई है। उसे शक होता है कि किसी ने उसके घर में घुसने की कोशिश की होगी। किसी अनहोनी की आशंका से बचने के लिए वो तुरंत लॉक का पासवर्ड बदल देती है और ऑफिस चली जाती है। मिन एक बैंक में इंश्योरेंस का काम करती है। वो बेहद मासूम और सीधी सादी लड़की लगती है जो अपनी आम जिंदगी में बिजी रहती है। मिन की फ्रेंड और कोलीग हाई जो उससे कहती है, अरे यार, तुम तो बस काम ही काम करती रहती हो। जरा ऑफिस में कस्टमर से हंस हंस कर बातें करो, एंजॉय करो, लेकिन तुम तो इंसेंटिव मांगने के लिए भी अपना मुंह नहीं खोलती। इस पर मिन मुस्कुराकर जवाब देती है, यही मेरा नेचर है और अब अचानक खुद को बदलना बहुत मुश्किल होगा। फिर वो थोड़ा रुककर कहती है, ऊपर से एक नई मुसीबत आ गई है। मुझे लगा था कि मेरा अपार्टमेंट हाईफाई और सेफ है, लेकिन अब लग रहा है कि कोई मेरी गैरहाजिरी में मेरे घर में घुस रहा है और शायद कोई मुझे फॉलो भी कर रहा है। जब भी घर जाती हूँ मुझे डर लगने लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है। हाई जो उसकी बात को हल्के में लेकर हंसते हुए कहती है, अरे यार, ये तुम्हारा वहम होगा, इतना मत सोचो और डरो मत, बल्कि एक बॉयफ्रेंड रख लो, तुम्हारी सारी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। ऑफिस के बाद जब मिन अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो सिक्योरिटी उसे एक पार्सल देता है जो उसके नाम से आया होता है। पार्सल लेकर जब वो ऊपर जाती है तो नोटिस करती है कि लॉक का कवर फिर से खुला हुआ है। इस बार वहां एक स्टिकी नोट भी चिपका होता है। दरअसल उसकी माँ आई थी और एक नोट छोड़कर चली गई थी। नोट में लिखा था, शायद तुमने पासवर्ड बदल दिया, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाई। घर आते ही फ़ोन ज़रूर कर लेना। मिन तुरंत अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है, मुझे अक्सर लॉक का पासवर्ड बदलना पड़ता है, यहाँ रहने में बहुत डर लगता है, क्या आपने ही लॉक का कवर खुला छोड़ दिया था? उसकी माँ उसे दिलासा देती है, हाँ, शायद मैं ही भूल गई थी और लॉक कवर खुला छोड़ दिया होगा, लेकिन इसमें इतना डरने की क्या बात है, अब तो अंदर जाकर आराम करो। कॉल काटकर मिन घर के अंदर आती है और खाना खाने की कोशिश करती है। तभी अचानक जोर जोर से कोई दरवाज़ा पीटने लगता है। मिन डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखती है। बाहर कोई नहीं होता, लेकिन दरवाजे के पास एक जलती हुई सिगरेट पड़ी होती है, जैसे अभी अभी किसी ने फेंकी हो। मिन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बिना देर किए वह तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। कुछ ही देर में 2 पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं और सवाल करने लगते हैं, क्या आपका दरवाज़ा टूटा हुआ है? क्या कोई चीज़ चोरी हुई है? क्या किसी ने घर में घुसने की कोशिश की? मिन घबराई हुई जवाब देती है, नहीं, लेकिन कोई यहाँ ज़रूर आया था, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर एक पुलिस वाला कहता है, अगर कोई चोरी या हमला नहीं हुआ तो हम केस किस पर करें? हो सकता है किसी पड़ोसी ने गलती से दरवाज़ा पीट दिया हो। लेकिन मिन बार बार यही कहती है, नहीं, कोई मेरे घर में ज़रूर घुस आया था और मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस वाले उसकी बात को हल्के में लेकर चले जाते हैं, लेकिन मिन को अब यकीन हो चुका था कि वो किसी अनजाने खतरे में है और ये खतरा उससे बहुत करीब था। अब रात को मिन गहरी नींद में होती है, लेकिन तभी बाथरूम से किसी की परछाई नजर आती है। वो परछाई धीरे धीरे कमरे में आती है और फिर मिन के पास बैठकर उसके बाल सहलाने लगती है। वो अजनबी चुपचाप उसके पास लेट जाता है। सुबह जब मिन उठती है तो वो खुद को अजीब तरह से थका हुआ महसूस करती है, जैसे उसने ठीक से सोया ही ना हो। लेकिन जब वो इधर उधर देखती है तो उसे लगता है कि कमरे में कोई नहीं है। वो इस अजीब एहसास को नज़रअंदाज करके तैयार होती है और बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है। नीचे सिक्योरिटी गार्ड से उसकी मुलाकात होती है। गार्ड कहता है, मैम, कल आपके लिए एक पार्सल आया था, मैंने उसे नाइट शिफ्ट के सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया था, क्या आपको मिला? मिन सिर हिलाकर कहती है, हाँ, मिल गया था, लेकिन मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ। कल रात मेरे फ्लैट के पास कोई आया था? क्या आप सीसीटीवी फुटेज देखकर मुझे बता सकते हैं?
गार्ड थोड़ा सोचकर पूछता है, अभी देखना है या बाद में? मिन जल्दी में थी, इसलिए कहती है, अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, ऑफिस से वापस आकर देखूंगी। ऑफिस में लंच टाइम पर मिन अपनी दोस्त हाइजो के साथ बैठी होती है। हाइजो उसकी परेशानी देखकर कहती है, तुम फिंगरप्रिंट लॉक क्यों नहीं लगा लेती? तुम्हारे अलावा कोई उसे खोल ही नहीं पाएगा। और वैसे भी तुम अकेली रहती हो और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती, इसीलिए शायद तुम्हें छोटी छोटी चीजों से डर लगने लगा है। मिन उसकी बात सुनती है, लेकिन फिर भी उसका दिल बेचैन रहता है। हाइजो फिर मजाक में कहती है, तू एक काम कर, अपने मैनेजर को डेट पर लेकर जा और उसे फंसा ले, कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा तेरी लाइफ में। हाइजो हंसती है, लेकिन मिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं आता। फिर भी वो सोचती है कि शायद उसे अपनी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी उसके फ्लैट में हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। मिन अभी भी कल की घटनाओं से परेशान थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए ऑफिस जाने का फैसला किया। उसी दिन किम नाम का एक कस्टमर आता है और इस बार मिन उसे पहले से ज्यादा फ्रेंडली होकर रिसीव करती है। वो मुस्कुराते हुए उससे बातचीत करने लगती है और इतनी अच्छी तरह से उसे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कन्विंस कर लेती है कि किम कंफ्यूज हो जाता है। मिन उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी दे देती है, लेकिन तभी हाई जो धीरे से उसके कान में कहती है, इसे ट्राई मत कर, इसके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। यह सुनकर मिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। किम को शायद इसका अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो सीधे पूछ बैठता है, क्या आप मेरे साथ कॉफी पिएंगी? मिन तुरंत मना कर देती है और ये सुनते ही किम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अचानक तेज चिल्लाने लगता है, अब तक तो हंस हंस कर बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुमने मना कर दिया। ऑफिस का माहौल अचानक से खराब हो जाता है। मैनेजर तुरंत वहां आ जाता है और किम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसे भी गालियां देने लगता है। मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर किम को बाहर निकलवा देता है। मिन ये सब देखकर बहुत ही इंसल्टेड महसूस करती है। उसका दिल बैठ जाता है और ऑफिस खत्म होते ही वो सीधे घर चली जाती है। मिन बहुत डरी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में ये सब क्या हो रहा है। हर दिन उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घट रहा था। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए घर पहुंचते ही सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब इस मूवी का सबसे डरावना सीन सामने आता है। जैसे ही कमरे में अंधेरा होता है, उसके बेड के नीचे से एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकलता है। वो आदमी धीरे से मिन के पास जाता है और उसके चेहरे पर एक रुमाल रख देता है, जिससे मिन बेहोश हो जाती है। अब जाकर हमें सच्चाई पता चलती है। पहले जो आदमी मिन के साथ सोया हुआ दिखाई दिया था, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि यही खतरनाक इंसान था। मिन को बेहोश करके वो आदमी बाथरूम में चला जाता है। वहां जाके आराम से नहाता है, अपने सारे निशान मिटाता है, फिर बेडरूम में वापस आता है और मिन के पास लेटकर ऐसे सो जाता है जैसे ये उसका रोज का काम हो। अब ये देखकर हमें भी डर लगने लगता है, ये आदमी कौन है? वो मिन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी असली मंशा क्या है? ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अगले दिन जब मिन ऑफिस जाती है तो उसका सीनियर ऑफिसर उसे बुलाता है। वो कहता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूं। अगर तुम सही से परफॉर्म कर सकी तो तुम्हें परमानेंट किया हूं। मिन बहुत ही टेंशन में थी और कंफ्यूज भी। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी और हर रोज लेट उठ रही थी, क्योंकि रात को वो आदमी उसे एनेस्थीसिया देकर सुला देता था। इसी वजह से उसकी हालत बिगड़ रही थी और वो अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रही थी। अब बैंक में भी कैश ट्रांजैक्शन में उससे काफी गलतियां हो रही थीं और उन गलतियों को ठीक करने के लिए उसे अपने खुद के पैसे भरने पड़ रहे थे। वो उन कैलकुलेशंस को टैली करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो किसी चीज पर ध्यान ही नहीं लगा पा रही थी। फिर उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन वो उसे उठाती नहीं। काफी देर बाद जब वो बस के लिए वेट कर रही होती है, तब भी वो नंबर बार बार कॉल कर रहा होता है। अब रात हो चुकी थी और वो अकेले बस स्टॉप पर खड़ी थी। तभी अचानक किम वहां आ जाता है। वो जबरदस्ती उसे कॉफी शॉप चलने के लिए कहने लगता है और जब मिन मना करती है तो वो उसे पकड़कर खींचने लगता है। उसी वक्त उसका बैंक मैनेजर वहां पहुंचता है और किम को सख्त लहजे में वार्न करता है, अगर अब दोबारा इस एरिया में नजर आया तो सीधे जेल भेज दूंगा। फिर वो मिन को वहां से लेकर चला जाता है। मिन जब घर पहुंचकर डोर खोलती है तो अचानक पावर कट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उस लड़की के साथ हुआ था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। तब अचानक दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक देता है। मिन का दिल घबरा जाता है, अब कौन हो सकता है? वो डरते हुए धीरे से दरवाजा खोलती है तो सामने उसका मैनेजर खड़ा होता है। मैनेजर कहता है, तुम अपना पर्स मेरी कार में भूल गई थी, इसलिए देने आया हूं। मिन घबराई हुई थी और पावर कट से पहले ही डरी हुई थी। वो धीरे से कहती है, पावर चली गई है। मैनेजर उसके चेहरे पर डर देखकर समझ जाता है कि वो असहज महसूस कर रही है। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं अंदर आकर चेक कर लेता हूं, शायद फ्यूज में कोई प्रॉब्लम हो। मिन कुछ सेकंड के लिए सोचती है, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने देती है। मैनेजर अंदर आकर चारों तरफ नजर दौड़ाता है और फिर फ्यूज बॉक्स के पास जाकर उसे ऑन कर देता है। तुरंत लाइट वापस आ जाती है। अब वो थोड़ा इधर उधर देखता है और पूछता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यहीं पर रहता है? यहाँ तो जेंट्स की कई सारी चीजें पड़ी हुई हैं।
मिन उसकी बात सुनकर थोड़ा असहज हो जाती है और जल्दी से कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सब चीज़ें तो बस अपनी सेफ्टी के लिए रखी हुई हैं। मिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैनेजर ने हाथ धोने की बात कही तो वो तुरंत बाथरूम में भागी और वहां रखी सारी जेंट्स की चीज़ें छुपाने लगी ताकि उसे कोई और सवाल न करना पड़े। मैनेजर बाथरूम में गया और हाथ धोने लगा, लेकिन तभी मिन के दिमाग में अचानक एक सवाल आया। उसने खुद से सोचा, रुको, मैंने तो कभी अपना फ्लैट नंबर मैनेजर को बताया ही नहीं, फिर उसे कैसे पता चला कि मैं यहीं रहती हूँ। वो तेजी से मुड़ी और बाथरूम के बाहर खड़ी होकर सीधा सवाल कर दिया, सर, आपने मेरा फ्लैट नंबर कैसे पता किया? मैनेजर का चेहरा एकदम सख्त हो गया। कुछ सेकंड के लिए उसने कुछ नहीं कहा और मिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने गलत सवाल पूछ लिया हो, मगर मैनेजर जल्दी ही खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। मिन को इस पर ज्यादा गौर नहीं करना था। वो जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो अचानक फ्लैट के बाहर निकल गई। मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, कॉफी लेने के लिए बाहर क्यों गई? उसे लगा कि मिन शायद किचन से कुछ लेने गई होगी, इसलिए उसने कैजुअल तौर पर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मगर मिन कॉफी लेने नहीं बल्कि पुलिस को कॉल करने गई थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। जब ऑफिसर ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। मैनेजर की लाश दरवाजे से बंधी हुई थी और उसकी टाई से उसका गला कसा हुआ था। वो मर चुका था। मिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस को पूरा यकीन था कि मैनेजर का खून मिन ने ही किया है। ये केस ऑफिसर ले को सौंप दिया गया। वो मिन से पूछताछ करने लगा और सख्त लहजे में बोला, मैनेजर की बॉडी से हमें एनेस्थीसिया के ट्रेसेस मिले हैं। अगर तुम्हारे फ्लैट में भी वही मिला तो तुम्हें जेल जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मिन ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात मानिए। तभी एक दूसरे ऑफिसर ने ऑफिसर ले को रोकते हुए कहा, इस लड़की को टॉर्चर मत करो, मुझे नहीं लगता कि इसने खून किया है। ये लड़की अकेले रहती है और पहले भी कई बार कंप्लेंट कर चुकी है कि उसके फ्लैट के अंदर कोई घुस आता है। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये भी साफ हो गया कि फ्लैट में मैनेजर और मिन के अलावा किसी तीसरे आदमी के भी निशान थे। अब ऑफिसर ले के पास मिन को छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अगले दिन मिन ऑफिस जाती है, लेकिन वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसके कलीग्स उससे दूरी बनाने लगे थे। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। लोग उसे घूर रहे थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिन का सीनियर ऑफिसर उसे बुलाता है और सख्त लहजे में कहता है, मिन, इस बैंक की छवि पहले से ही खराब हो रही है और अब तुम्हारा केस इसे और भी बिगाड़ सकता है। तुम पर मर्डर का शक किया जा चुका है और हमारे क्लाइंट्स को इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा, इसलिए हम तुम्हें इस नौकरी से निकाल रहे हैं। मिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे अंदर ही दब गई थी। वो पूरी तरह मायूस होकर घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसे सिक्योरिटी गार्ड की याद आई। वो तुरंत नीचे गई और गार्ड से पूछा, तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया? गार्ड ने अफसोस भरे लहजे में कहा, सॉरी मैडम, मैं भूल गया था, अभी चेक करता हूं। मिन और गार्ड दोनों सीसीटीवी फुटेज देखने लगे, मगर किस्मत देखो, छठी मंजिल का कोई फुटेज था ही नहीं। मिन हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है? गार्ड ने सिर झुका लिया और बोला, 6th फ्लोर का कैमरा कई दिनों से खराब है, मैं जल्दी से जल्दी उसे ठीक करवाने की कोशिश करूंगा। मिन को पिछली रात की याद आई और उसने गार्ड को बताया, कल रात मुझे अपने फ्लैट के बाहर एक सिगरेट का टुकड़ा मिला था। गार्ड हंसा और बोला, अरे, किसी ने पीकर फेंक दिया होगा और हो सकता है कि किसी नशे में धुत इंसान ने गलती से तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा दिया हो, समझा कि ये उसका घर है। मिन की चिंता देखकर गार्ड ने कहा, ठीक है, चलो एक बार ऊपर चलकर देखते हैं। छठी मंजिल पर पहुंचकर गार्ड ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर कंधे उचकाकर बोला, मुझे तो यहाँ कुछ भी अजीब नहीं दिखता। ये कहकर वो वापस नीचे चला गया, लेकिन मिन के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वो घर में सफाई करने लगी, तभी उसकी नज़र एक छोटे से एक्सेस कार्ड पर पड़ी। ये अपार्टमेंट के किसी फ्लैट का कार्ड लगता है, उसने सोचा। पुलिस की बेरुखी देखकर उसने फैसला किया कि अब वो खुद ही सच्चाई का पता लगाएगी। मिन एक्सेस कार्ड को लेकर पूरे अपार्टमेंट में घूमने लगी। उसने 600 से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक हर जगह उसे ट्राई किया, लेकिन कोई भी लॉक नहीं खुला। फिर उसने 701 नंबर फ्लैट के सामने एक्सेस कार्ड स्वाइप किया। बीप, लॉक खुल गया। मिन की सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। फ्लैट में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। अंदर सिर्फ लड़कियों की चीज़ें थीं, कपड़े, जूते, मेकअप, हर तरफ एक लड़की की मौजूदगी का एहसास था। मिन ने दीवार पर नज़र दौड़ाई जहां एक लड़की की फोटो लगी थी। फिर उसकी नज़र एक टेबल पर रखे क्रेडिट कार्ड के बिल्स पर गई। उसने उन बिल्स को उठाया और ध्यान से पढ़ने लगी। एक नाम उस पर लिखा था, ह्योजिन। तो यही इस फ्लैट की मालिक है, मिन ने खुद से कहा। हाय जो को ये सब बताने के बाद मिन हैरान होकर कहती है, ये लड़की की डोर का एक्सेस कार्ड मेरे घर में कैसे आया? और सिर्फ यही नहीं, वो लड़की मेरे ही घर में रह भी चुकी है।
हाई जो थोड़ी सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है, इस बिल पर उस लड़की का फ़ोन नंबर लिखा है, तुम उसे कॉल करो। मिन तुरंत फ़ोन लगाती है, लेकिन लड़की कॉल नहीं उठाती। अब हाई जो उसे मैसेज भेजती है, फ़ोन उठाओ वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। इसके बाद दोनों क्रेडिट कार्ड का बिल ध्यान से देखने लगती हैं। बिल में एक सुपरमार्केट का नाम होता है जहां से हर दिन उसी कार्ड से कुछ खरीदा गया था। वीकेंड्स को ये आइटम रात 8 बजे खरीदा जाता, लेकिन हर सैटरडे को दोपहर 1 बजे। आइटम की कीमत थी $3.20। मिन तुरंत घड़ी देखती है और कहती है, आज सैटरडे है, हमें जल्दी वहां जाना होगा। कुछ ही देर में दोनों सुपरमार्केट पहुंचती हैं और सोचने लगती हैं $3.20 में आखिर कौन सा आइटम आता होगा। तभी मिन को भूख लगने लगती है और वो खाने के लिए बैठ जाती है। तभी हाई जो के फ़ोन पर उस लड़की का मैसेज आता है। हाई जो जब मैसेज खोलती है तो उसमें उसने उसका नाम लिखा होता है। ये लड़की मेरे नाम को कैसे जानती है? हाई जो के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों आ जाते हैं। वो घबराकर मिन को दिखाती है और तभी उनकी नज़र सामने जाती है। एक लड़की सुपरमार्केट में $3.20 का कुछ खरीद रही थी और फ़ोन पर मैसेज भी कर रही थी। वो लड़की बाहर निकलती है तो हाई जो और मिन बिना वक्त गवाए छिपकर उसका पीछा करने लगती हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद रास्ता दो तरफ बट जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल था, वो किस रास्ते पर गई? जल्दी में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और तय करती हैं कि जो भी लड़की को पहले देखेगा वो दूसरे को कॉल करेगा। कुछ ही देर में हाई जो उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है, जबकि मिन दूसरी गली में जाते हुए एक घर के सामने कैट फूड का डिब्बा देखती है। वही डिब्बा जिसकी कीमत $3.20 थी। मिन घर का दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर उसकी नज़र दरवाजे के लॉक पर जाती है और उसे एक अजीब बात महसूस होती है। ये लॉक बिल्कुल उसके अपने डोर लॉक जैसा ही था। एक अजीब सा शक उसके मन में घर कर जाता है। वो बिना वक्त गंवाए अपने ही डोर लॉक का पासवर्ड उसमें इंटर कर देती है और दरवाज़ा खुल जाता है। मिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। दूसरी तरफ हाई जो उस लड़की को पकड़ लेती है। वो घबराई हुई लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और गुस्से में पूछती है, बताओ तुम कौन हो और मिन के फ्लैट में तुम क्या कर रही थी? लेकिन लड़की उल्टा उसे ही धमकी देने लगती है, मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं अभी पागलखाने कॉल कर दूंगी। अब ये साफ था मिन सही रास्ते पर थी। मिन धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ती है। जैसे ही वो एक कमरे में कदम रखती है, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। बेड पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी, उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया था। मिन बिना देरी किए तुरंत पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी कमरे में एक आदमी अंदर आता है। मिन घबराकर कॉल कट कर देती है और तुरंत बेड के नीचे छिप जाती है। वो आदमी धीरे धीरे उस बेहोश लड़की के पास जाता है और उसका नाम लेकर उससे बातें करने लगता है। और फिर सच सामने आता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे पहले सीन में फ्लैट के अंदर एक आदमी ने अटैक किया था। अब मिन सब समझ जाती है, यही आदमी इस लड़की का एक्सेस कार्ड गलती से उसके घर पर छोड़ गया था। मतलब यही आदमी मिन के फ्लैट में भी आता जाता रहता था। मिन ने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि वो आदमी उस लड़की को एनेस्थीसिया दे रहा है। फिर जैसे ही वो किसी चीज़ के लिए दूसरे कमरे में गया, मिन ने मौके का फ़ायदा उठाया। वो जल्दी से बेड के नीचे से निकली और पास ही एक दरवाजे के पीछे छिप गई। आगे का सीन बेहद शानदार तरीके से बनाया गया था। जैसे जैसे वो आदमी आगे बढ़ता, मिन भी उसकी हर चाल पर नज़र रखते हुए दबे पांव उसके कदमों से कदम मिलाकर चल रही थी। उसकी हर हरकत पर नज़र बनाए हुए मिन धीरे धीरे छुपकर देख रही थी कि वो आखिर कर क्या रहा है। तभी उसकी नज़र उस खौफनाक नज़ारे पर पड़ी। वो आदमी एक आरसी से उस बेहोश लड़की का हाथ काटने लगा। ये देखते ही मिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण अब निकलने ही वाले हैं। डर से कांपते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में अचानक दरवाज़ा खोलकर भागने लगी। मिन तेजी से भाग रही थी, उसके पैरों की रफ्तार तेज हो रही थी, लेकिन पीछे से वो आदमी उसका पीछा किए जा रहा था। वो गलियों के हर मोड़ को अच्छी तरह जानता था, जैसे उसने यहाँ सालों बिताए हों। मिन को एहसास हो गया कि भागना मुश्किल होता जा रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। अचानक वो आदमी उसके और करीब आ गया और झपटकर उसे पकड़ लिया। मिन ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उसे इतनी जोर से जकड़ लिया कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। अब बचकर कहाँ जाओगी? उसने डरावनी आवाज में कहा और मिन को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी हाई जो एक छोटी सी गाड़ी लेकर वहां पहुंचती है और सीधे उस आदमी से टकरा जाती है। आदमी पीछे हटता है, लेकिन जैसे ही वो फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक पुलिस की गाड़ियां वहां आ जाती हैं। हाई जो जोर से चिल्लाती है, हेल्पी हेल्प। पुलिस के आते ही वो आदमी घबराकर वहां से भाग जाता है। अब वही पुलिस ऑफिसर ली वहां आता है और पहले की तरह फिर से मिन पर शक करने लगता है। वो गहरी नज़रों से मिन को देखता है और कहता है, तुम जहां भी जाती हो वहां ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? वो आगे कहता है, हमने तुम्हारा घर भी चेक कर लिया, लेकिन वहां कुछ भी शक करने जैसा नहीं मिला।
मिन चुपचाप खड़ी रहती है, उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। लेकिन हाई जो चुप नहीं रहती। वो गुस्से में पुलिस ऑफिसर पर चिल्लाती है, तुम्हें पुलिस की नौकरी किसने दी? एक आदमी ने हमारी जान लेने की कोशिश की और तुम हमें ही शक की नज़र से देख रहे हो। ली बिना हिले डुले बस उसे घूरता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत है? मिन तुरंत कहती है, हाँ, मैंने देखा था, उस आदमी ने एक ओल्ड मॉडल डिजिटल वॉच पहनी हुई थी। अगर मुझे दिखाया जाए तो मैं उसे पहचान सकती हूँ। तभी पुलिस के कुछ अफसर आते हैं और कहते हैं, हमें सबूत मिल गया है। ली और बाकी पुलिस वाले फौरन बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाते हैं जहां एक ड्रम रखा था। जब पुलिस उसे खोलती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अंदर एक लड़की का कटा हुआ हाथ पड़ा था और उस हाथ में मिन का विजिटिंग कार्ड भी था। मिन तुरंत बताती है, मैंने बैंक में किम नाम के एक कस्टमर को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और बाद में उसने मुझे परेशान भी किया था। पुलिस तुरंत किम को पकड़कर वहां ले आती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन किम ली के सामने ही गुस्से में आकर मिन को धमकी देने लगता है। वो चीखकर कहता है, मैं उसे लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ली की नज़र अचानक किम के हाथ पर जाती है। उसके हाथ में वही ओल्ड मॉडल डिजिटल वॉच थी। वो तुरंत उससे पूछता है, तुम कब से ये वॉच पहन रहे हो? किम बिना हिचकिचाए जवाब देता है, कई सालों से। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि मिन के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था, ठीक उसी रात जब मिन के मैनेजर का मर्डर हुआ था। ली ने किम से सीधे सवाल किया, तुम आधी रात को अपार्टमेंट के नीचे क्या कर रहे थे? किम ने बिना घबराए जवाब दिया, दरअसल मैं मिन को कॉफी शॉप ले जाना चाहता था, लेकिन उसका मैनेजर खुद को हीरो समझने लगा, इसलिए मैं उसे फॉलो कर रहा था ताकि उसे सबक सिखा सकूं। लेकिन मुझे ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिली तो मैं वापस चला गया। अब पुलिस उसे लड़की का कटा हुआ हाथ दिखाती है। किम इसे देखते ही कहता है, इसे आरी से काटा गया है। सभी चौंक जाते हैं। ली ने फौरन पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि इसे आरी से ही काटा गया? किम हल्के से हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं एक कारपेंटर हूं, मुझे लकड़ी और लोहे को काटने के तरीके पता हैं और ये आरी का काम है। ली बाकी पुलिस वालों की ओर देखता है और कहता है, हमें 90% यकीन है कि किम ही असली कातिल है। अब हमें बस इसकी पुष्टि करनी है। फिर वो आगे कहता है, हम इसके फिंगरप्रिंट्स और इसके टूल बॉक्स की जांच करेंगे। अगर इसके टूल्स से लड़की का हाथ काटा गया है तो इसे जेल जाना ही पड़ेगा। मिन, तुम डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम घर जाओ। लेकिन मिन अब अपने पुराने अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहती थी। वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। नए अपार्टमेंट के ओनर ने कहा, इस फ्लैट की बस एक ही चाबी है, लेकिन अगर चाहो तो इसकी डुप्लीकेट बना सकती हो। इसी बीच किसी तरह किम पुलिस स्टेशन से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। किसी को भनक तक नहीं लगती और किम सीधे मिन के पुराने अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वहां सिक्योरिटी से कहता है, मैं मिन का कजिन हूं, उसके पापा का निधन हो गया है और मुझे उसे ये खबर देनी है। लेकिन सिक्योरिटी उसकी कोई भी डिटेल देने से मना कर देता है। किम को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी को धमकाने लगता है। उधर मिन के नाम एक पार्सल आता है। पार्सल खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर एक फोन था और उसमें उस मरी हुई लड़की की तस्वीरें थीं। यही फोन खूनी का था। अभी मिन इस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आती है। वो झट से कॉल उठाती है, लेकिन स्क्रीन पर उसकी फ्रेंड हाय जो की जगह वही खूनी दिखता है। उसने मास्क पहना हुआ था। दरअसल हाय जो घर में छुपा हुआ था। मिन घबराकर चिल्लाई, हाय जेओ, वो आदमी तुम्हारे घर में ही है। मिन हड़बड़ी में अपना फ्लैट लॉक किए बिना ही अपनी फ्रेंड को बचाने दौड़ पड़ती है। रास्ते में वीडियो में कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसका खून जम जाता है। खूनी ने हाई जो को जमीन पर गिरा रखा था और वो उसकी टांग काटने की कोशिश कर रहा था। मिन और तेज दौड़ती है। वो दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगती है और चीखती है, प्लीज उसे कुछ मत करो। लेकिन तभी उसके पीछे किम खड़ा था। किम ने मिन को जोर से पकड़कर दीवार से धक्का दिया और बेरहमी से मारने लगा। मिन दर्द से कराह रही थी, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस किम को गिरफ्तार कर लेती है और मिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अस्पताल में ली उससे कहता है, HIGHJO का पैर पहले ही काट दिया गया था। उसने तुम्हें वीडियो कॉल इसलिए की ताकि तुम्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन अब हमारे पास सारे सबूत हैं और अब ये खूनी जेल में सड़ेगा। कुछ देर बाद मिन हाई जो से मिलने जाती है। मिन रो पड़ती है और कहती है, मेरी वजह से तुम्हारा पैर कट गया और मैनेजर का भी खून हो गया। हाई जो उसे दिलासा देती है, डर मत यार, उसने पैर पूरी तरह से नहीं काटा था। डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के बाद मेरा पैर ठीक हो जाएगा और मैं फिर से चल सकूंगी। मिन थोड़ा रिलैक्स होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गिल्ट था। कुछ देर बाद ली मिन के पास आता है और उसे एक पेंगुइन डॉल गिफ्ट में देता है। ली ने मिन को एक पेंगुइन डॉल दी और कहा, इसे अपने नए घर में रखो, इसमें एक सर्विलांस कैमरा है, ये तुम्हारे घर के अंदर की रिकॉर्डिंग करता रहेगा। मिन ने उसे अपने घर में रखा और चेक किया, कैमरा परफेक्टली काम कर रहा था। कुछ समय बाद मिन सुपरमार्केट गई जहां उसने कुछ सामान खरीदा। वहीं अचानक एक जाना पहचाना चेहरा उससे बात करने लगा, अरे तुम यहाँ? पुराने अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरा घर तुम्हारे नए घर के पास ही है, अगर कोई मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर सकती हो।
फिर उसने थोड़ा फ्लर्टिंग टोन में कहा, वैसे मुझे कॉल करने के बहाने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी हूं। मिन हंसकर बोली, ओके भैया, जरूर कॉल करूंगी। इसके बाद वो अपने आइटम्स का बिल पे करने के लिए काउंटर पर गई। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने भी अपना सामान बिल कराने के लिए रखा और तभी बिलिंग मशीन पर ब्लिंक हुआ। ब्लू आइटम -$3.20। मिन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और वो घड़ी, वही ओल्ड मॉडल की डिजिटल वॉच, ठीक वही घड़ी जो खूनी के हाथ में थी। मिन के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। पहले बैंक मैनेजर पर शक था, फिर बैंक कस्टमर केयर वाले पर, लेकिन अब लग रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड ही असली खूनी है। मिन घबराकर वहां से निकल गई और तेजी से अपने घर पहुंच। जैसे ही अंदर आई उसने सारे दरवाजे लॉक कर लिए, लेकिन फिर उसका फोन बजा। ली का कॉल था। ली की आवाज में बेचैनी थी। मिन, हमें किम को छोड़ना पड़ा। मिन चौंक गई। क्या? ली ने कहा। उसके फिंगरप्रिंट्स टूल बॉक्स के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए। मिन की धड़कन और तेज हो गई। ली की अगली बात ने तो उसे पूरी तरह हिला दिया। इतना ही नहीं, रिहा होने के बाद किसी ने किम का खून भी कर दिया। मतलब खूनी अब भी घूम रहा था। मिन, तुम बाहर मत निकलना, मैं जल्द ही तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं। मिन की सांसें तेज हो गईं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? इधर ली ने मिन के नए घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए फोर्स भेजी और उधर मिन अपने बेड पर बैठी सोच रही थी। लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर गई। सुपरमार्केट में सिक्योरिटी गार्ड ने जो आइटम खरीदा था वो उसकी टेबल पर रखा हुआ था। कैसे? तभी उसका फोन बजा। लाउडस्पीकर से एक अजीब आवाज आ रही थी। वो मुड़ी और पेंगुइन डॉल को देखा जिसमें सर्विलांस कैमरा था। उसने हिम्मत जुटाकर अपने फोन पर कैमरे की रिकॉर्डिंग ओपन की। अब हमारी भी धड़कन तेज हो गई। मिन ने फुटेज को फॉरवर्ड किया और फिर जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह से हिला दिया। मिन के घर में घुसने से कुछ मिनट पहले ही सिक्योरिटी गार्ड वहां आ चुका था। वो आराम से घर में घूम रहा था, चीजों को देख रहा था, फिर धीरे से बेड के नीचे घुस गया। मिन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब इस वक्त भी वो आदमी उसी के बेड के नीचे छुपा हुआ था। अब खुद को मिन की जगह इमेजिन करो। तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हारे बेड के नीचे छुपा हुआ है और तुम नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, खून ठंडा हो जाएगा, है ना? यही हाल मिन का भी था। वो एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई और फिर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी नीचे से एक हाथ निकला और उसके पैर को पकड़ लिया। मिन लड़खड़ाई, गिरने ही वाली थी। किसी तरह उसने खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। इधर ली को एक बड़ा क्लू मिला। वो सिक्योरिटी गार्ड पहले एक होटल में काम करता था और वहां भी एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और दूसरी लड़की लापता हो गई थी। अब तक वो केस सॉल्व नहीं हो पाया था और तभी से वो होटल भी बंद पड़ा था। इतना ही नहीं, जब से सिक्योरिटी गार्ड मिन के पुराने अपार्टमेंट में आया था तभी से वहां भी एक लड़की लापता हुई थी और एक आदमी का खून हो गया था। अब ली को यकीन हो गया था, खूनी यही है। अब उसे लगने लगा कि शायद उसने मिन को भी उसी पुराने होटल में कैद किया होगा। उधर मिन अब सिक्योरिटी गार्ड की कैद में थी। वो डर से कांपते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड ने ठंडी आवाज में कहा, अकेलापन बहुत बड़ा सांप है और ये मुझसे ज्यादा तुम ही समझ सकती हो। उस अपार्टमेंट में मैं बहुत अकेला महसूस करता था, कोई मुझे ठीक से देखता तक नहीं था, तो तुम बताओ मैं और क्या करता? सिक्योरिटी गार्ड मीन को देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, मुझे लगा तुम मेरा दर्द समझोगी, लेकिन तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो। क्या सिक्योरिटी गार्ड का दिल नहीं होता? फिर वो गहरी सांस लेकर बोलता है, खैर अब मैंने तुम्हें इंठिसिया दे दिया है, दरवाजा खुला है, अगर तुमसे बन पड़े तो भाग सकती हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें फिर से पकड़ लिया तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। इस बीच ली उस घर में पहुंच चुका होता है और नीचे के कमरों की जांच कर रहा होता है। उधर मीन किसी तरह हिम्मत जुटाकर सिक्योरिटी गार्ड पर उसके ही इंजेक्शन से हमला कर देती है। बड़ी मुश्किल से वो कमरे से बाहर भागती है और कॉरिडोर में पहुंचती है, मगर तभी सिक्योरिटी गार्ड गाना गुनगुनाते हुए उसका पीछा करने, तुम भाग नहीं सकती मीन, ये खेल अब खत्म होने वाला है। मीन एक कमरे में छुप जाती है और सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक करने के लिए खुद को तैयार करती है। तभी अचानक ली की आवाज आती है, मीन मैं यहीं हूं, केयरफुल रहना। लेकिन इससे पहले कि ली कुछ कर पाता, सिक्योरिटी गार्ड अचानक उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। सिक्योरिटी गार्ड पागलों की तरह ली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ली किसी तरह खुद को बचाता है और उसके घुटने में 2 बार गोली मार देता है। अब दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरने लगते हैं और फिर अचानक चारों ओर खामोशी छा जाती है। मीन धीरे से जाकर नीचे देखती है ली घायल पड़ा है और सिक्योरिटी गार्ड वहां छटपटा रहा होता है, लेकिन तभी वो फिर से उठ खड़ा होता है और एक चाकू लेकर मीन की तरफ बढ़ने लगता है। मीन की सांसें तेज हो जाती हैं। वो जल्दी से नीचे पड़ा गन उठाती है और सिक्योरिटी गार्ड पर फायर कर देती है, लेकिन गोली उसकी बाजू को छूकर निकल जाती है। अब सिक्योरिटी गार्ड और गुस्से में आ जाता है। वो मीन को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। मीन उठने की कोशिश करती है,
लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कुल्हाड़ी उठाकर उसके हाथ काटने ही वाला होता है कि तभी मीन की नज़र उसके घुटने पर जाती है जहां ली ने गोली मारी थी। मीन अचानक अपने पैर से उसके घायल घुटने पर जोर से वार करती है। सिक्योरिटी गार्ड दर्द से चिल्लाता है और लड़खड़ाकर पीछे हट जाता है। मीन तुरंत उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक भारी लकड़ी की शीट दोनों पर गिर जाती है। उस पर कई लोहे की कीलें लगी होती है। सिक्योरिटी गार्ड का हाथ उसी शीट के नीचे फंस जाता है और मीन भी उसमें फंस जाती है। सिक्योरिटी गार्ड धीरे धीरे मीन की ओर सरकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन झलकता है। वो फुसफुसाता है, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मीन घबराकर अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। आखिरकार मीन अपनी आखिरी ताकत जुटाकर सिक्योरिटी गार्ड को जोर से धक्का देती है और ऊपर की कीलें सीधा उसके सिर में घुस जाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड तड़पते हुए वहीं ढेर हो जाता है। अब सब खत्म हो चुका था। अगले दिन हर न्यूज़ चैनल पर इस साइको सिक्योरिटी गार्ड के बारे में खबरें चल रही होती है और मीन अब एक शांत और सुरक्षित जिंदगी जी रही होती है। वो अपनी डेस्क पर बैठी होती है। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है। वो खिड़की से बाहर देखती है और एक लंबी सांस लेती है। अब सब कुछ बदल चुका था और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोमांचक कहानी? अगर आपको ये थ्रिलर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही सस्पेंस से भरपूर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि कहानी में कुछ और ट्विस्ट होने चाहिए थे या आप किसी खास तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और अगर आपको मेरी स्टोरीज से कुछ अलग कंटेंट चाहिए तो वो भी बताइए। मे बी यू वांट सम कॉमेडी, सम मिस्ट्री या कुछ और? लेट मी